कि मोदी जी सब अंग्रेजों वाला छोड़ रहे हो, ये हम लोगों को बिना मतलब का 52% अंग्रेजों वाला लेकर भोगना पड़ रहा है। वही आंकड़ा है। उसके बाद हमारी डिग्री नहीं हुई तो हम भी इसको नहीं लेके चलना चाहते अंग्रेजों वाला, तो ये हमारी डिग्री तो कर दो कम से कम। और आप भी ओबीसी हो, आप भी ओबीसी हो तो कम से कम ओबीसी की डिग्री कर दो। मगर मोदी जी इस बात के लिए तैयार नहीं है। देश में शेर की संख्या कम हो जाए, बाघ की संख्या कम हो जाए, चीतों की संख्या कम हो जाए, मोदी जी को बहुत चिंता हो। वो विदेश जाते, विदेश से लेकर आते, भारत के जंगलों में छोड़ देते। लेकिन देश में ओबीसी के लोग कितने हैं, ओबीसी के लोगों की क्या संख्या है, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी को कोई चिंता नहीं है। मगर वोट लेने के लिए ओबीसी, मतलब ओबीसी की चिंता नहीं है, मगर वोट लेने के लिए ओबीसी है। अभी संसद में महिला आरक्षण बिल पास हुआ, बड़ी अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए। लेकिन क्या महिला आरक्षण बिल में केवल महिला के नाम पर अगर 35% आरक्षण मिलेगा तो हमारे आपके घरों की महिलाएं भी आगे चली जाएगी? सवाल तो ये भी है ना। तो मोदी जी को इस बात की चिंता नहीं, इसके लिए ओबीसी नहीं कि देश में ओबीसी महिलाओं को भी उनकी संख्या के अनुपात में मान लो 35% रिजर्वेशन महिलाओं को मिले। अब 35% में 52%, मतलब 35% की जितनी सीट बनती है उसका 52% इसको मिलना चाहिए, ओबीसी की महिलाओं को मिलना चाहिए। मगर ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया गया। अब हमें वोट बनाया गया, अच्छा आप विरोध करोगे तो आप महिला विरोधी हो, आप महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के आप विरोधी हो। तो ये जो खेला देश में चल रहा है, इस खेला को ओबीसी के लोगों को खास तौर से समझने की जरूरत है। देखो हम लोग थोड़ा नए रिजर्वेशन वाले हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को तो बहुत दिन से मिल रहा है, तो सारा खेला जानते हैं, सारा खेला समझते हैं, उनको समझने में कोई कमी नहीं है, इसलिए वो हमारे लोगों को भी समझा। और जब वो पहल करके हमारे लोगों को समझाते हैं तो हमारे लोग कहते हैं शेड्यूल कास्ट के आदमी हमको नहीं समझा। अरे आप अपने आदमी को नहीं समझा रहे हो, तो शेड्यूल कास्ट वाला पहल करके आपको समझाने का काम कर रहा है कि हमको समझ जाओ भाई, हम समझा रहे हैं हमको समझ जाओ। तो ये बात ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिल गया 32 में और ओबीसी को रिजर्वेशन कब मिला 92 में। कितना साल का अंतर हो गया? 60 साल का अंतर। तो इस मामले में शेड्यूल कास्ट वाले हमसे 60 साल सीनियर है रिजर्वेशन लेने के मामले में। बहुत सारे मामले में हम लोग सीनियर हो सकते हैं ओबीसी वाले, लेकिन रिजर्वेशन लेने के मामले में शेड्यूल कास्ट वाले ओबीसी से 60 साल सीनियर है। तो उनको बहुत सारा दाव पेश करना है, बहुत सारी जानकारियां। अब ओबीसी के लोग 92 में रिजर्वेशन मिला, अब 92 में लड़ना था, रिजर्वेशन की लड़ाई चले गए। जिसको घेरना था संसद, क्यों घेरना था? जब संविधान में यह बात लिखी गई है कि शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या है उतना रिजर्वेशन दे दिया गया, शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या है उतना रिजर्वेशन दे दिया गया। तो जब ओबीसी को 90 में रिजर्वेशन लागू हुआ तो ओबीसी की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन तो ओबीसी को भी मिलना चाहिए था, मगर नहीं मिला। ओबीसी को 27% मिला, मिलना चाहिए था 52%, मिला 27%। अब अगर 52% मिलता तो 10-12 करोड़ नौकरियां ओबीसी को मिला 27%, और 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया।
क्रीमीलेयर का क्या मतलब? जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, थोड़ा ही खाते। अब दिखाने वाले को पता है जब इसके पास दांत नहीं है तो ये चना कैसे खाएगा? ये खा नहीं सकता है, और दांत वाला तो खा सकता है लेकिन उसको देना नहीं। मतलब क्या है? जो ओबीसी आर्थिक रूप से इतना सक्षम है कि वो अपने बच्चे को महंगी एजुकेशन के दौर में अच्छी एजुकेशन दिलवा सकता है। जो अच्छी एजुकेशन दिलवा पाएगा उसी का बच्चा तो कंपटीशन बीट करेगा। मान लो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो जो कोटा भेज कर तैयारी कराएगा उसका बेटा नीट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेगा। जो तैयारी नहीं करवा पाएगा उसकी संभावना बहुत कम है, ना के बराबर। अब कोटा भेजने में लगेंगे लाखों रुपए। अब वो लाखों रुपए सब बता रहे 5 लाख लगे तो अब ये 5 लाख जो किसान है उसके पास, मजदूर है ओबीसी समाज में है उसके पास, जब नहीं है तो कैसे दे देगा? और जब नहीं दे देगा तो रिजर्वेशन तो उसके नाम पर भी लिखा हुआ है, लेकिन जब उसका लड़का पढ़ पाएगा तो महंगाई के दौर में अपने लड़के को पढ़ा पाएगा तभी तो रिजर्वेशन उसको मिलेगा। तो जो पढ़ा नहीं पाएगा वो अपने आप बाहर हो गया रिजर्वेशन से लेकर। हमको क्या कहा गया? यही गरीबों को देना है। हमको क्या समझाएगा? नहीं, अमीरों को फायदा नहीं देना है रिजर्वेशन का, गरीबों को। आज भी हम लोग कभी कभी टीवी डिबेट सुनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग वहां बैठते हैं टीवी डिबेट में, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है, बड़े विद्वान लोग हैं। वो कहते हैं रिजर्वेशन जो है आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को नहीं मिलना। संविधान में जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है उसका संबंध कहीं पर भी पैसे से नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा रिजर्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन। आरक्षण क्या है? तो कहा आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है, गरीबी उन्मूलन का मामला नहीं। अगर गरीबी उन्मूलन का मामला होता तब इसका संबंध पैसे से होता। ये रिप्रेजेंटेशन का मामला कैसे? संसद में आपका आदमी जाना चाहिए तो आपकी बात उठाएगा, विधानसभा में आपका आदमी जाना चाहिए तो आपकी बात उठाएगा, इसलिए आप चुनकर अपना प्रतिनिधि भेजते हो संसद और विधानसभा। अब अगर अधिकारी आपके समाज में आदमी नहीं होगा तो नीतियां कौन बनाता है? अधिकारी बनाते हैं ना, सचिव बनाते हैं, अमल उसमें कौन करता है? वही लोग करते हैं। अगर आपके समाज का डीएम नहीं है, एसपी नहीं है, सचिव नहीं है, प्रमुख सचिव नहीं है, योजना आयोग में मेंबर नहीं है, तो आपके फेवर में नीति कैसे बने? तो ये कहां से जाते हैं? ये नौकरी से जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि इन हर समाज के लोग वहां पहुंचने चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने हजारों साल से यहाँ के लोगों को दबा कर रखा, अगर वही लोग वहां बैठे रहेंगे तो इनके फेवर में नीति कैसे बने? तो कहा हर समाज के लोग जाने चाहिए। तो कहा ये रिप्रेजेंटेशन है। रिजर्वेशन नौकरी पाने का साधन नहीं है, रिजर्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन। ये प्रतिनिधित्व है कि आपके समाज का प्रतिनिधि हर जगह रहना चाहिए। जब आपके समाज का प्रतिनिधि हर जगह रहेगा तो वो नीतियां आपके समाज में बनवाने का काम करेगा, उस पर ठीक से अमल करवाने का काम करेगा। जो चीजें संविधान में आपके लिए लिखी गई है वो वास्तव में आपको मिले, इसके लिए आपका अधिकारी होना बहुत जरूरी है। फिर
यहीं तक नहीं रुके संविधान में कहा कुछ पोस्ट तो ऐसी है जहां डायरेक्ट भर्ती होती ही नहीं, तो कहा वहां का क्या करना है, कहा वहां प्रमोशन से भर्ती होती है, तो कहा जब प्रमोशन से वहां लोग जाते हैं, अगर प्रमोशन में आरक्षण नहीं रहेगा तो फिर वहां नहीं जा पाएंगे, तो फिर संविधान में माता नहीं प्रमोशन में भी आरक्षण है। एक तो पॉलिटिकल आरक्षण है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, ये एक दूसरा आरक्षण है ताकि ऊंची से ऊंची कुर्सी तक दबे कुचले समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग पहुंच सके। ये कॉन्सेप्ट था रिजर्वेशन का, कहीं पर ही इसको गरीबी खत्म करने का मामला नहीं है। और नौकरी देश में इतनी नहीं है जिससे गरीबी खत्म हो सके, देश में इतनी नौकरी है कि सबकी गरीबी नौकरी देने पड़ती है। ये रिप्रेजेंटेशन का मामला, जब रिप्रेजेंटेशन का मामला है तो पैसे का मामला कहाँ आ गया इसमें कि नहीं जिसका पैसा कम है उसको भेजना है, जिसका पैसा ज्यादा है जिसके पास उसको रोकना है, पैसे का मामला कहां से आ गया। जब रिप्रेजेंटेशन का मामला है तो ओबीसी समाज का आदमी जाना चाहिए, एससी समाज का आदमी जाना चाहिए, एसटी समाज का आदमी जाना चाहिए, ये है रिप्रेजेंटेशन। लेकिन एससी एसटी के मामले में तो यही है रिप्रेजेंटेशन, उनको फ्री मिलेगा नहीं, उनको फ्री मिलेगा नहीं, उनका क्लास का अधिकारी की रिजर्वेशन का फायदा उठाता, लेकिन ओबीसी का क्लास का अधिकारी रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाता। अच्छा, उसको रिजर्वेशन समझ में आता, वो रिजर्वेशन से ट्रांसफर हो गया, लेकिन उसके बच्चे को नहीं मिलेगा तो कल रिजर्वेशन बचाने के लिए लड़ाई लड़ेगा, उसको कोई फायदा नहीं है। तो आपका जो क्रीम आपके समाज का था, जो आपके समाज का बुद्धिजीवी वर्ग था, उसको आपसे काट दिया, ये कहकर कि क्रीमी लेयर की वजह से इनको फायदा नहीं मिलेगा। आपके समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को, सक्षम वर्ग को आपसे काट दिया। अच्छा, उनको मिलेगा तो पढ़ा ही नहीं सकते, किसको मिलेगा? जो महंगी एजुकेशन के दौर में पढ़ा नहीं सकता उसको मिलेगा, उसको भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो पढ़ा नहीं सकता, और जो पढ़ा सकता है उसको इसलिए नहीं मिलेगा तो पैसे में बड़ा आदमी हो गया, तो मिलेगा किसको? जो पैसे में मजबूत हो गया उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो मजबूत हो गया, जो कमजोर है वो पढ़ा नहीं सकता उसको भी नहीं मिलेगा, तो मिलेगा किसको? मतलब किसी को नहीं मिलेगा, ना मजबूत को मिलेगा ना कमजोर को मिलेगा। लेकिन हमें समझाया गया कि नहीं, कमजोर को मिलना चाहिए, मजबूत को नहीं मिलना चाहिए, और इसकी वजह से आज तक रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं हुआ। 27% कहने के लिए है, एक्चुअल में 6% से ज्यादा नहीं है। सरकारी डाटा आप मानोगे तो 11-12% को दे, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि 6% से ज्यादा नहीं है। तो ये स्थिति क्यों पैदा हो गई? ये स्थिति इसलिए पैदा हो गई कि हर साल जब भर्ती होती या होती थी तो क्या कहा जाता है, ओबीसी के सुटेबल कैंडिडेट ही नहीं। अब ओबीसी के सुटेबल कैंडिडेट कैसे मिलेंगे? जिसकी इनकम है अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, वो रिजर्वेशन से बाहर हो गया। जिसको पता ही नहीं क्या पढ़ के क्या बनना है, मान लो पैसा नहीं, पता ही नहीं क्या पढ़ के क्या बनना है, वो कैसे फायदा उठाएगा? वो तो वहां बता ही नहीं पाएगा, वो कैंडिडेट नहीं मिले। फिर क्या करना है? 2 साल तक 3 साल तक खाली रखना है। फिर एक आदमी सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करता है, बहुत नुकसान होता है, इतने पद ओबीसी के चक्कर में खाली पड़े, इनमें कोई आदमी मिल नहीं रहा है और इसके पद खाली पड़े, देश का नुकसान हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्डर इसको जनरल कैटेगरी से भर दिया, तो जनरल वाले भरते गए, वो हो गए 79.2%। इतने भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय का आंकड़ा है 79.2% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों में ब्राह्मण
इसलिए जब शेड्यूल कास्ट को है, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन है, ओबीसी को रिजर्वेशन है, ये सब मिलाकर लगभग 50% हो रहा है, तो 79.2% वो कैसे हो गए? जब 50% रिजर्व कैटेगरी है तो 80% के लगभग वो कैसे हो गए? इसका मतलब इसमें गड़बड़ी की जा रही है, तभी तो वो हो गए। ये धोखा 92 में जब महिला कमीशन का फैसला आया उससे पहले से शुरू हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, इसलिए शेड्यूल कास्ट को तो पहले मिल गया, शेड्यूल ट्राइब को पहले मिल गया। अब 50 में जितना बच रहा है तो 27 बच रहा, इसलिए 27 ही ओबीसी की संख्या कितनी भी हो, रिजर्वेशन 27% ही ओबीसी को मिले। अच्छा, ईडब्ल्यूएस वाले में क्या हो? जब 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, तो ये ईडब्ल्यूएस कहां से होगा? ये कैसे होगा? अब वही सुप्रीम कोर्ट इसको भी मान लिया। वही जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, वही सुप्रीम कोर्ट में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मान्यता दे दी, मगर ओबीसी के 52% आरक्षण को मान्यता आज तक नहीं। ये बात ओबीसी को पता नहीं, बस उसको क्या लगता है हम ये सब क्या है, पहले से क्या है। इतनी बड़ी धोखाधड़ी 92 में हुई, अगर ओबीसी के लोग चाहते तो पार्लियामेंट घेर लेते तो अपना अधिकार लेते। अरे संख्या 52% मायने रखती है, कौन पंगा लेगा 52%? जिसको चुनावी राजनीति में रहना है, किसी की भी हिम्मत नहीं है 52% से पंगा ले ले। अगर 52% अपने अधिकार के लिए खड़ा हो जाए तो किसी की भी हिम्मत नहीं है पंगा लेने। मगर हम खड़े नहीं होते तो हमें अधिकार कहां से आए? हमको जाना था संसद भवन घेर, हमको पंडित जी लोगों ने समझाया, क्या समझाया? चलो अब जैसे शेड्यूल कास्ट के घर में पंडितों को आने जाने में थोड़ा रोक दो, क्यों? अछूत घोषित किया है ना, तो सोचते यार उसके घर में पानी कैसे जा करके, फिर जाएंगे तो पानी भी पीना ही पड़ेगा, खाना भी अगर आएगा तो चारपाई पर तो बैठना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत कम होगा। अच्छा, वो किसी के घर में कोई दिक्कत कम होगी, वो भी सीधा कोई काम बगैर पंडित के लोगों में होता ही नहीं। जन्म से लेकर मरने के बाद तक का हमारा कोई काम बगैर पंडित के लोगों के नहीं होता। बच्चा हमारे लोग जरूर पैदा करते हैं, मगर नाम नहीं रख सकते। अब पैदा करना कठिन काम है, नाम रखना कठिन काम। कौन सा कठिन है? पैदा करना कठिन है, नाम रखना कठिन थोड़ी। लेकिन हमारे लोग नाम रखने को ही कठिन मानते हैं, और नाम पंडित से पूछ कर बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते, मगर शादी की तारीख पंडित से पूछ कर रखते हैं। और जितना भी पढ़ा लिखा लड़का हो, लड़की भी इतनी पढ़ी लिखी हो, शादी अनपढ़ ब्राह्मण करा। तो हमारे दिमाग में थोड़ा भी होना चाहिए कि यार ये लड़का इतना पढ़ा लिखा, लड़की इतनी पढ़ी लिखी। अब अनपढ़ आदमी से इन लोगों को क्या सुनना है? इतना तो सोचना चाहिए कम से कम। फिर हमारा आदमी घर बनाता है, घर खुद बनाता है, जीवन भर पैसा इकट्ठा करता है, तब घर बनता है। गांव देहात में जो किसान आदमी है उसका घर एक बार में नहीं बनता। एक बार नहीं डालता, फिर एक बार खंभा खड़ा करता है, फिर दीवार खड़ा करता है, फिर छत डालता है, फिर फर्श बनती है, फिर प्लास्टर होता है, फिर कलर होता है। कुछ लोगों की जिंदगी में, कुछ लोगों की होता नहीं है, वो चले जाते हैं। मतलब इतना कठिन काम है करना। और लेकिन गिरी प्रवेश किससे होता है? पंडित जी से ही होता है।
तो पंडित जी ने घर बनाने में कोई मदद किया? माँ बाप ने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, इस लायक बनाया कि वो पैसा कमाने लायक होंगे, इसलिए घर बना। योगदान किसका है? माँ बाप का सबसे ज्यादा। अरे माँ बाप से गृह प्रवेश करा ले तो क्या बुरा हो जाएगा? पंडित के बजाय माँ बाप से गृह प्रवेश करा ले तो कुछ बुरा हो जाएगा? कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन सोच हमारे लोग। और फिर जो हमारा आदमी चला जाता है तो फिर क्या कहता है? फिर उसका लड़का जाता है पंडित जी के पास और कहता है पंडित जी देखो, पिताजी की आत्मा को शांति मिली कि नहीं? अच्छा, अगर पंडित जी कह रहे कि शांति मिले, चले मिलेगा कुछ? अरे पिताजी को शांति मिल गई फिर क्या जरूरत है कुछ करने की? तो शांति नहीं मिली है, खिलाना पड़ेगा, दक्षिणा देना पड़ेगा। और जब तक ये सब नहीं हो जाएगा तब तक कुछ लोहे का सामान लेकर सर के पास सोना भी पड़ेगा, नहीं तो पिताजी रात में आ जाएंगे और परेशान करेंगे। फिर क्या होगा? मतलब बाप पर भरोसा नहीं है, पंडित पर भरोसा। अरे हमारे बाप खुद अच्छा नहीं खाए, हमको अच्छा खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने, हमको अच्छा पहनाए, खुद बहुत कष्ट उठाए कि हम पढ़ लिख कर अच्छे आदमी बन जाए, मरने के बाद उनकी आत्मा हमें क्यों परेशान करने आए? अगर आत्मा में इतनी ही ताकत होगी तो हमारे दुश्मन को परेशान करेगी, हमें क्यों परेशान करेगी? लेकिन अब दुश्मन तो खिलाने वाला नहीं है। पंडित जी बता दे तुम्हारे दुश्मन को परेशान करेंगे तो दुश्मन भी नहीं खिलाएगा, वो भी नहीं खिलाएगा। ठीक है, भटकने को दुश्मन परेशान रहेगा, ठीक ही। तो इसलिए पंडित जी कहते तुम्हें ही परेशान करेगा। तो जिंदा खाते खाते मरने के बाद भी और फिर हर साल पितरपक्ष में जो यहाँ खिलाओ वो पिताजी को मिले। कोई लिमिट नहीं है मूर्खता की, कितना मूर्खता की हद हो गई है। तो हमारे घर में आने जाने में कोई रोक टोक नहीं। तो पंडित जी लोग आ गए और पंडित जी लोगों ने कहा सैनी साहब, राम मंदिर बनना चाहिए अयोध्या में, नहीं बनना चाहिए? सैनी साहब ने कहा क्यों नहीं बनना चाहिए? बताइए, चंदा वंदा देना देंगे, बनवाइए। कहा मामला चंदे का नहीं, मामला ये है कि जहाँ मंदिर है वहां, जहाँ मंदिर बनना है, जहाँ राम जी पैदा हुए थे वहां मस्जिद है। तो सैनी साहब ने कहा फिर क्या करना? अरे फिर चलना पड़ेगा ना। अब ये तो पंडित समझ रहा है किसके आरक्षण में गड़बड़ी हो गई है, ये इसके नेता दिल्ली कूच करवाएंगे इसको, तो इसके नेता इसको दिल्ली कूच करवाए, इसके पहले इसके दिमाग में अयोध्या कूच करने की तैयारी करवा दो। ये तो वो समझ रहा है, गाँव का हमारा भोला भाला किसान तो नहीं समझ रहा है कि ऐसा कोई मामला है। तो कहा चलता है, मैं एक नागपुर में भाषण दे करके गाड़ी में बैठ रहा था, दो आदमी भागे भागे मेरे पास आए। कहा आप सही कह रहे हो, हम लोग भी गए थे वहां। तो हमारे लोगों को जाना था दिल्ली और चले गए अयोध्या। मैं वहीं का रहने वाला हूं, इसलिए बता रहा हूं। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण गलिया, रिदम्बरा और पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े नाम उस समय हो गए थे मंदिर बनाने। सब ओबीसी सबको आगे दिया। 16 अक्टूबर 92 को मंडल कमीशन का फैसला आया, 52% को 27% मिला, 27% में ग्रीनी लेयर लगा दिया। मंडल की केवल एक सिफारिश लागू किया, बाकी लागू नहीं किया। मतलब पूरा धोखा हो गया। 16 अक्टूबर बाद में और बाबरी मस्जिद कब गिर गई? 6 दिसंबर बाद में को कितना दिन में? 20 दिन। मंडल का मामला हवा में गायब हो गया और मंदिर किस पर मस्जिद किसने गिराई, मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये चर्चा जोर पकड़ लिया और हमारा मामला दब गया। और इसकी वजह से ओबीसी भले ही सर्टिफिकेट बनवा कर 27% आरक्षण ले लेगा,
लेकिन ओबीसी को मंडल कमीशन में क्या लिखा है ये आज तक पता नहीं चला। अच्छा अभी यही पूछ लेते, चलो इतने लोग बैठे हैं, कितने लोगों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा, हाथ खड़ा कर दो। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में एक दो लोग पढ़े हैं, मतलब इतने में दो लोग पढ़े हैं, तो इससे और यहाँ जागृत लोग इकट्ठा हुए हैं, कोई यहाँ आम गाँव का एकदम आदमी वैसा नहीं इकट्ठा हुआ। इसके बावजूद भी इतने लोगों में दो लोग, वो भी एडवोकेट है, वो भी एडवोकेट इसलिए पढ़े। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम लोगों की स्थिति क्या है, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। मैं तो जब पूछता हूँ लोगों को मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा क्या, तो हमारा चेहरा ऐसे देखते हैं जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी की कोई लेटेस्ट रिसर्च उनसे पूछ रहा हो, जो उन तक नहीं पहुंची है अभी। अरे कब लागू हुआ मंडल कमीशन, कितना दिन हो गया, रोज आरक्षण की लड़ाई चल रही है, रोज आरक्षण की बहस चल रही है। कम से कम उठा कर देखो उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मगर कैसे पढ़ते हो तो उसी समय आए बाबू, जैसे हाथी होता है तो हाथी की आंख आगे होती तो उसकी आंख से उसके पीछे का शरीर दिखता है। अगर पीछे का शरीर दिख गया तो ऐसे दुबला दुबला जो बहावत होता है हाथी का, वो उसको बैठ कर कंट्रोल करता है। अगर हाथी को पीछे अपने शरीर दिख गया है तो महावत से कंट्रोल होगा। जैसे हाथी को अपनी शरीर नहीं दिखती, वैसे ओबीसी को अपनी ताकत नहीं दिखती। जैसे महावत उसको कंट्रोल कर रहा है, दुबला पतला, ऐसे दुबला पतला 3.5% वाला इधर भी कंट्रोल कर रहा है। ये भी तो दुबला ही है, अरे हम 3.5। जैसे हाथी के सामने महावत है कुछ नहीं है मगर कंट्रोल कर रहा है, वैसे 52 के सामने 3.5 कुछ नहीं है मगर कंट्रोल कर रहा है। तो 52 मस्जिद गिरा दिया उसकी चर्चा हो गई, मंडल कमीशन गायब हो गया। अच्छा चलो मंदिर बनाने के लिए इतना त्याग कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं। अरे भाई मंदिर बनाने के लिए 12 करोड़ रुपया त्याग दिया तो कौन सा बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं। चलो मंदिर बन रहा है, अब बन रहा है तो उसमें तो हिस्सा ले लो। अरे भाई हम भी हिंदू, तुम भी हिंदू, गर्व से कहो हिंदू, यही तो कहा जा रहा है। तो जब हम भी हिंदू तुम भी हिंदू, गर्व से कहो हिंदू है, तो मंदिर में जाने के लिए हिंदू नहीं है उसमें हिस्सा लेने के लिए। मंदिर में जितना चढ़ावा चढ़ेगा उसमें ओबीसी का हिस्सा नहीं है, केवल लड़ाई लड़ने में ओबीसी का हिस्सा है। मंदिर के ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को शामिल नहीं है। मतलब एक तो कर लेते चटनी अचार जैसा चाटने के लिए, जैसे शेड्यूल कास्ट का एक कर दिया, भाई का कोई आरोप लगाएगा कोई भी शेड्यूल कास्ट नहीं शामिल किया तो एक कर लिया। ऐसे ओबीसी का भी चटनी अचार जैसा एक ही कर लेते। छोटे लोग नहीं करते। विनय कटियार बहुत बड़े नेता थे, कल्याण सिंह बहुत बड़े नेता थे उस समय, उमा भारती जी बहुत बड़ी नेता थी, परमेश गोबरिया थे, नंबरा थे और बहुत सारे जो बड़े बड़े चर्चित चेहरे थे उसमें से किसी को कर लेते। जब अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास हुआ, कटियार नहीं रहते, कटियार को नहीं बुलाया तो हमारे एक पटेल जी गए कटियार जी के घर में सुनने। मैं अयोध्या में कार्यक्रम कर रहा था तो उन्होंने हमको बताया, वो गए मिलने के, कहा आप कैसा लगा, सबको मंदिर राट वाला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, अब तो मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, आपको नहीं बुलाया गया, आप कैसा लग रहा है। कटियार जी ने कहा बहुत खराब लगा, कहा बहुत बुरा लगा। अब बुरा भी लग रहा है, बोल भी नहीं सकते, क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा मंदिर तो वहां बनेगा लेकिन मस्जिद गिराना गलत है। टेक्निकल बात सही,
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मंदिर तो वहां बनेगा, सही है, बनेगा, लेकिन मस्जिद गिराना गलत। अब जिन लोगों के ऊपर मंदिर तो बन, मगर जिन लोगों के ऊपर मस्जिद गिराने पर केस हुई है वो निर्दोष नहीं हुए। आज जैसे वो विरोध करेंगे, ट्रस्ट में हमको नहीं शामिल किया, शिलान्यास में हमको नहीं बुलाया, उनको नोटिस होते कि अंदर जाने। काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। कल्याण सिंह जी जब राज्यपाल पद से रिटायर हुए, उन्होंने अखबार वालों को बयान दिया कि देखिए राज्यपाल को कोई पार्टी का पद होता नहीं, अब मैं फिर से पार्टी ज्वाइन करूं और फिर से सक्रिय राजनीति करूं। जब कल्याण सिंह जी ने ये स्टेटमेंट दिया, उसके 2-4 दिन में ही कल्याण सिंह जी को बाबरी मस्जिद केस में, बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में नोटिस मिल गई। दोबारा कल्याण सिंह जी ने कभी बयान नहीं दिया कि मैं अब फिर से राजनीति करूं। तो जो लोगों को आगे करके गिराया गया, आज उनका यूज हो गया और उनको फेंक दिया गया। उमा भारती जी मध्य प्रदेश से बार बार बोलती रहती है, हमारी उपेक्षा हो रही है, हमको कोई पूछ नहीं रहा है, नहीं हो रहा, बार बार बोल रही ना, हम लोग सुन रहे हो। तो ये स्थिति है बैठकों की। अगर अभी भी आंख ना खुले तो फिर कब खुले? हमने 10-12 करोड़ नौकरियों को हमारे नेताओं ने कुर्बान करवा दिया और उनको भी फेंक दिया जाएगा। परवीन तोगड़िया कितने बड़े नेता थे, उन्होंने बयान दिया कि मुझे तो आरएसएस वाले मेरी हत्या करवा के गए तो मैं तो जान बचा कर भागा। टीवी पर बयान दिया, सार्वजनिक बयान। तो हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हमारे साथ क्या हो। एक बार एक तरफ 90 में मंडल कमीशन लागू किया गया, दूसरी तरफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू कर दी गई, निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण। अब रिजर्वेशन क्या है सरकारी जगह पर। जब निजीकरण की पॉलिसी अडॉप्ट हो तो निजी क्षेत्र में तो रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन मिलेगा कहां आपको? जैसे एक चीज प्राइवेट हो रही है तो आपको रिजर्वेशन कहां मिलेगा? और इसलिए जो है रिजर्वेशन का मामला खत्म हो रहा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है। आज भी मंडल कमीशन पूरा लागू नहीं हुआ, केवल 2 सिफारिशें मंडल कमीशन की लागू हुई, बाकी आज तक लागू नहीं हुई। अगर ओबीसी ने इसको लेकर कोई जागृति, कोई चेतना नहीं है। ओबीसी कमीशन अच्छा इस जाति के पीछे जाए, उस जाति के पीछे जाए, उस जाति में पंडित जी के पीछे जाए, बाकी किसी जाति के पीछे नहीं जाएंगे। ओबीसी की किसी जाति के पीछे नहीं जाएंगे, एससी की किसी जाति, लेकिन पंडित जी के पीछे पीछे जाएंगे। तो इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। हम लोगों को अपनी मानसिकता में परिवर्तन करने की जरूरत है। जमाना बदल रहा है। जो लोग कहते हैं अछूत है, गांव के दक्षिण दिशा में बसा, वो सुबह सुबह जाते कहते लोगों की जय भीम। क्यों बदल? उसको पता चल गया इसको भी वोट का अधिकार मिल गया है। अब जय भीम नहीं बोलोगे तो वोट नहीं मिलेगा, इसलिए वो सुबह सुबह जाता जय भीम। बाद में कोई पूछ लेंगे, अरे पंडित जी जय भीम कब से बोल रहे थे? कहा उनके भीम को तो नहीं बोल रहे, हम अपने भीम महाभारत वाले। लेकिन ये तो बहुत खुश हो गए कि पंडित जी सुबह सुबह जय भीम बहुत जोर से बोल रहे हैं। ठीक है, पंडित होकर जय भीम बोल रहे तो वोट इन्हीं को बन रहा है। दुनिया बदल रही है, जो नहीं बदलेगा उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। बदलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को। जैसे चीजें बदल रही है उस हिसाब से चीजों के साथ में अपने को बदलना पड़ेगा। डायनासोर बहुत बड़ा जीव पृथ्वी पर,
अस्तित्व खत्म हो। क्यों? क्योंकि बदलती परिस्थितियों से वो अपने आप को संभाल नहीं भाग नहीं पाया बदलती परिस्थितियों में, और इसलिए खत्म हो गए। एक दौर था जब कहा जाता था उत्तम खेती, मध्यम बाल, निश्चित चाकरी भी मिलेगा। एक दौर जब हमारे लोग क्या कहते हैं, अगर कोई मास्टर हो जाए परिवार में, अरे क्या करोगे जाकर 89 रुपया मिलता है वहां, ये खेती की तरफ कौन देखेगा। वो एक दौर था। सोच बदलो। अब सोच नहीं बदलोगे तो खाने की समस्या हो जाएगी। बाकी बात तो बड़ी है। खेती किसानी की जो दुर्दशा हो गई है, 75 साल से किसान ये नहीं समझ पाए कि जब वो मार्केट में कोई चीज खरीदने जाता है, जैसे मान लो कुर्सी खरीदने गया, मोबाइल खरीदने गया, साबुन खरीदने गया, तेल खरीदने गया, तो पूछता है कितने में दोगे भाई। ये तो पूछता है कितने में दो। वही किसान जब अपनी फसल बेचता है तब क्या पूछता है, कितने में लो। अरे भाई, या तो खरीदने वाला रेट बताए या तो बेचने वाला रेट बताए। जब हम खरीदने वाले होते हैं तब बेचने वाला रेट बताता है, और जब हम बेचने वाले होते हैं तब खरीदने वाला रेट बताता है। बोला हमारे हाथ में फैसला करने का अधिकार ही नहीं। 75 साल से देश की आजादी और आजादी का अमृत उत्सव चल रहा है, ताली सब बजाते रहो। देखो एक काम पर तो हम लोगों को रख दिया है, ताली मंदिर बना दिया कि नहीं बना दिया, बना दिया ताली बजाओ। 370 हटा दिया कि नहीं हटा दिया, हटा दिया ताली बजाओ। 3 तलाक खत्म किया कि नहीं खत्म किया, खत्म किया ताली बजाओ। ताली बजाओ। हर काम के लिए ताली बजाओ। अब हम ये नहीं पूछ रहे भाई तुमने मंदिर बनाया हमें क्या फायदा हुआ, तुमने 370 हटाया हमें क्या फायदा हुआ, तुमने 3 तलाक हटाया हमें क्या फायदा हुआ। हम ये नहीं पूछ रहे। तो कह रहे ताली बजाओ, हम ताली बजा रहे हैं। ताली बजाने वालों की एक जमात है। क्या कहते हैं आप लोग? तो जो जिनको आप जो कहते हैं उन्होंने भी अपना अधिकार लड़के ले लिया, मगर हम नहीं ले पाए। तो एक्चुअल ताली बजाने वाली जमात में हमें कन्वर्ट किया जाए। जब बिना सोचे समझे हर बात पर ताली बजाओ, ताली बजाते रहोगे तो क्या होगा बताइए। 75 साल से हमारी गिनती नहीं, जानवरों की हो रही है, हमारी नहीं। एक सरकार आई 75 साल में, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली, और एक सरकार का नाम बता दो जो बिना ओबीसी का वोट लिए बना ली सरकार। बिना ओबीसी के वोट के कोई सरकार बना सकता है? बिना ओबीसी के वोट का कोई सरकार नहीं बना सकता है। लेकिन हमारी गिनती नहीं, अंग्रेज करते थे। मगर आजाद भारत में जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानी दी कि अंग्रेजों को भगाओ, देश को आजाद कर, और अंग्रेजों को भगा दिया। भगत सिंह जैसे नौजवान फांसी पर चढ़ गए भरी वाले, कितने नौजवान जेल गए, कितने ने गोलियां खाई। अंग्रेजों को भगा, अंग्रेजों को भगा दिया। जो होता था वो भी बंद। गिनती अंग्रेज करते थे, अंग्रेज चले गए, वो भी बंद। मैं तो बहुत दिन तक परेशान। मैं सोच रहा था नेहरू जी को हम लोग इतना बढ़िया नेता मानते थे, हमारे समाज में सेकुलर नेता मानते थे, समाजवादी नेता मानते थे। नेहरू जी को ओबीसी समाज से कौन सी दुश्मनी थी? गिनती रोक दिया, पहले प्रधानमंत्री वही बने, उन्होंने बहुत दिन तक मैं सोच कर परेशान। एक दिन समझ में कैसे पढ़ रहा था कि नेहरू जी प्रधानमंत्री कैसे थे। जब मैं पढ़ रहा था तो पता चला कि कांग्रेस महासमिति का जब इलेक्शन हो रहा था तो कांग्रेस की प्रांतीय कमेटियों को उसमें वोट डालना है। नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 कैंडिडेट थे, मगर प्रांतीय कमेटियों में से एक भी ने नेहरू को सपोर्ट नहीं। सारी प्रांतीय कमेटियां जो वोटिंग में हिस्सा ली उन्होंने सरदार पटेल को सपोर्ट किया, मगर प्रधानमंत्री बन गए नेहरू जी। कैसे? गांधी जी ने पटेल जी के ऊपर दबाव बनाया, नाम वापस।
गांधी जी इतने बड़े नेता, अब गांधी जी की बात सरदार पटेल ना माने तो ये होगा कि भाई पद के लिए बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं पटेल। जब गांधी जी की इच्छा है तो मान जाना चाहिए। तो पटेल जी ने नाम वापस ले लिया गांधी जी के नाम, क्योंकि अपना आदमी तो ऐसे ही होता है, अरे पद के लिए थोड़े ही लड़ना है, ले जाए। तो नेहरू जी को बड़ा धक्का लगा, मैं बहुत उनसे सोच रहा था, उनका दिमाग रीड करने की कोशिश करती। तो मुझे ये समझ में आया कि नेहरू जी को इससे बड़ा धक्का लगा कि कांग्रेस हमारे पूर्वजों ने बनाई, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, कालेकर, इन ब्राह्मणों ने कांग्रेस पार्टी बनाई। उस कांग्रेस पार्टी के अंदर का चुनाव, कोई पब्लिक का चुनाव नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर का चुनाव। मैं इतना बड़ा ब्राह्मण, इतना बड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू छोटा बड़ा, कोई आया गया तू कह रहा, अरे नेहरू जी कितना बड़ा। उन्होंने सोचा जब मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर का चुनाव नहीं जीत पा रहा हूं, कल देश में आम चुनाव होंगे, 41 के बाद 51 में जनगणना हो, 52 में चुनाव, 51 में जनगणना होती है, 29 में होती है, और 52 में चुनाव। तो जनगणना के आंकड़े आके ओबीसी 52%, ब्राह्मण 1.5%। तो हाथी को हाथी दिखता कि नहीं दिखता? जो नहीं दिख रहा है हाथी को अपना शरीर, वो अपना शरीर हाथी को दिख जाना है कि नहीं दिख रहा है? कि ओबीसी की ताकत इतनी बड़ी है, अगर ये बात ओबीसी को दिख जाती तो फिर ओबीसी क्यों ब्राह्मणों को सपोर्ट करते? तो इसलिए नेहरू जी ने जाति के आधार पर गिनती रोक दिया और धर्म के आधार पर गिनती का मामला आगे बढ़ा दिया। अब धर्म के नाम पर गिनती हो गई, सब हिंदू, लड़ाई कौन सी हो गई? हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई, ये लड़ाई हो गई अभी। तो ओबीसी का मुद्दा ही, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे वो लोग कि ओबीसी की भी कोई कैटेगरी बने। क्यों नहीं चाहते? अरे शेड्यूल कास्ट की एक कैटेगरी पहले बन गई थी रिजर्व, फिर शेड्यूल ट्राइब की एक कैटेगरी बन गई थी रिजर्व। अब अगर ओबीसी की भी रिजर्व कैटेगरी बन जाती तो एससी, एसटी, ओबीसी हो जाते रिजर्व कैटेगरी के, मतलब ये एक जैसी कैटेगरी के हो जाते। और जब एक जैसी कैटेगरी के हो जाते तो इकट्ठा भी हो जाते, क्योंकि रिजर्वेशन का मुद्दा सबका मुद्दा हो जाता, तो माइनॉरिटी तो इनके पीछे आ ही जाता, तो बहुमत में कौन हो जाता? ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी मिलकर बहुमत में हो जाते। इसलिए उस समय षड्यंत्र किया गया कि ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। जब ये अनरिजर्व रहेगा तभी तो ये हमारे साथ रहेगा, और जब ये हमारे साथ रहेगा तभी तो हम बहुमत में रहेंगे। जब तक ये हमारे साथ नहीं रहेगा, हम बहुमत में नहीं रहेंगे। तो इसलिए कुछ समय से रोका गया, नेहरू जी ने रोका। 51 में 61 दोनों समय बना, 71 और 81 में इंदिरा जी ने, 91 में नरसिंह राव ने रोक, 2001 में अटल बिहारी ने रोक। अटल बिहारी तो भाजपा के थे, बाकी तो कांग्रेस वाले थे, तो इनको कर लेना चाहिए, तो इन्होंने भी रोका। क्योंकि जो बात नेहरू को समझ में आ गई थी वो बात अटल जी को समझ। और 2011 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जब हंगामा हुआ उन्होंने कहा करें, लेकिन प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक टीम बना दिया कांग्रेस का, फैसला ये करेंगे, फिर फैसला ब्राह्मण के हाथ में चला गया। और फिर उन्होंने गिनती नहीं हुई 2011 में, झूठ बोलते हैं कांग्रेस। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया, जनगणना नहीं की। सेंसस एक्ट 1948 जो है उसमें संशोधन करना पड़ेगा कि कास्ट सेंसस उसमें जोड़ना पड़ेगा, जो नेहरू जी ने उस समय रोका था, तब यह गिनती होगी। कांग्रेस वाले कहते जनगणना किया, झूठ बोलते, सर्वे किया। सर्वे और जनगणना में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। सर्वे को जनगणना नहीं कहा। नीतीश कुमार सर्वे कर रहे हैं क्योंकि राज्य को जनगणना करने का अधिकार नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को जनगणना करने का अधिकार, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी। सर्वे के आंकड़े बाध्यकारी नहीं होते।
जनगणना के आंकड़े को कोई डिनाई नहीं कर सकता। जनगणना के आंकड़े बाध्यकारी होते हैं, सर्वे के आंकड़े बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो सर्वे और जनगणना में बहुत बड़ा अंतर है। जनगणना नहीं हो रही, जब जनगणना नहीं हो रही है तो ओबीसी भी हिंदू, ब्राह्मण भी हिंदू और सारे लोगों को मिला करके वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। हर बात में हिंदू मुसलमान, हर बात में हिंदू मुसलमान, हर बात में हिंदू मुसलमान। तो इससे क्या होगा? 75 साल से तो हिंदू मुसलमान चल रहा है, किसका फायदा होगा? आज से थोड़ा ही चल रहा है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, उसके पहले से ही हिंदू मुसलमान। किसी का तो फायदा होना चाहिए था। 75 साल में एक भी मुसलमानों की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया, तो एक भी ओबीसी की पार्टी ने 5 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया। तो हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, या तो हमारी गवर्नमेंट बन जानी चाहिए या तो मुसलमान की बन जानी चाहिए। मगर न हमारी बन गई न मुसलमान की बन गई। एक भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी की सरकार नहीं बनी, एक भी आदिवासी की पार्टी की सरकार नहीं बनी। तो बना कौन रहा है? न मुसलमान बना पा रहे हैं, न सिख बना पा रहे हैं, न बौद्ध बना पा रहे हैं, न जैन बना पा रहे हैं, न मुसलमान बना पा रहे हैं, न ओबीसी बना पा रहा, न एससी बना पा रहा है, न एसटी बना पा रहा। फिर सरकार कौन बना रहा? 3.5% के बराबर। जहां से कानून बनता है वहां, जहां से कानून का अमल होता है, हम जीत गए तो हमारा कब्जा होना चाहिए, पर मुसलमान जीत जाता तो मुसलमान का कब्जा होगा। लेकिन 80% ना हम हैं ना मुसलमान, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ना हम हैं ना मुसलमान, मीडिया में ना हम हैं ना मुसलमान है। तो है कहाँ? लड़ किस बात के लिए? 75 साल के लिए, किस बात के लिए 75 साल से हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही है? जब हमें भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, मुसलमान को भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो किस बात की लड़ाई हो रही है? इसका मतलब से नहीं लड़ रहे हैं। लड़ने वाले हम हैं, लड़ाने वाला कोई और है। जो लड़ाने वाला है उसको फायदा हो रहा है, लड़ने वाले को कोई फायदा नहीं हो रहा है, लड़ने वाले को नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब हिंदू मुसलमान को या भारत ओबीसी की गिनती का मामला खत्म, ओबीसी के आरक्षण का मामला खत्म, ओबीसी का सारा मामला खत्म, किसानों की एमएसपी का मामला खत्म, हर चीज खत्म। केवल हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो यही चाहते हैं हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरी कोई बात ना हो। तो इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि 75 साल में अगर इससे भला नहीं हुआ तो आगे भी होने वाला नहीं। तो इसलिए अब क्या करना होगा? अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई लेकर बंद करना होगा। अब ओबीसी को समझना होगा कि उसका स्वाभाविक दोस्त कौन है और स्वाभाविक दुश्मन कौन है। पहले ये समझ, जैसे जितनी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, चाहे जनगणना की, चाहे आरक्षण की, उसमें कोई मुसलमान विरोध कर रहा है? कोई शेड्यूल कास्ट, कोई आदिवासी, कौन विरोध कर रहा है? ब्राह्मण ही है सबसे ज्यादा। जो विरोध कर रहा है हम उसके साथ खड़े, जो विरोध नहीं कर रहा है उससे हम लड़ रहे हैं। ये कौन सी लड़ाई है? ये कौन सी लड़ाई है? जो विरोध कर रहा है उससे हम साथ हो जाते हैं, और जो हमारे बाद हमारा सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कम से कम विरोध नहीं है, उससे हम लड़ रहे हैं। ये कौन सी लड़ाई है? तो लड़ाई हमें समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रही हो तो ठीक है, हमें तो नहीं समझ में आ रही है। जैसे लड़ाई का मकसूद ये है कि जो हमारे हित का विरोध करे हम उससे लड़े, जो हमारे हित का समर्थन करे हम उससे क्यों लड़े? तो देश में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ये सब अधिकार वंचित लोग हैं। अगर इन अधिकार वंचित लोगों को के साथ में तालमेल बने तो ये 90% तक होगा, और 90% का आधा अगर आप लोकतंत्र में इकट्ठा कर लो तो सेंट्रल गवर्नमेंट आप बना लो। और फिर जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हिस्सा ईमानदारी के साथ। देखो हम किसान के घर में पैदा हो तो पहले घर से तौल कर अनाज बेचा जाता, तौल कर बेचा जाता था पहले पूरा। तो बाबा जी हमारे तौल पूरी हो जाती थी,
कहते थे और देखो कम नहीं होना चाहिए। हर जगह किसान देते थे और पूरी होने के बाद एक्स्ट्रा देते थे। क्यों? क्योंकि कम नहीं होना चाहिए। हम किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहते, किसी का हक नहीं खाना चाहते। इसलिए अब ये बात ईमानदारी से करना पड़ेगा कि सबकी गिनती हो देश में और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा सभी क्षेत्रों में मिलना चाहिए, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे माइनॉरिटी हो। माइनॉरिटी में चाहे जो माइनॉरिटी हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, जो भी, तो सबको सबका हिस्सा मिलना चाहिए। तो अगर इस लड़ाई को हम कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाए तो SC ST OBC माइनॉरिटी को एकजुट किया जा सकता है। और अगर एकजुट किया जा सकता है तो जो षड्यंत्र देश में हो रहा है उसका मुकाबला किया जा सकता है। वो धर्म के नाम पर इकट्ठा करते हैं, तो धर्म के नाम पर धर्म की लड़ाई लड़ते हम लोग और धर्म की मलाई खाते हैं पंडित जी। मंदिर की लड़ाई लड़ी हम लोग, जेल गए कल्याण सिंह, कब्जा कर रहे पंडित जी को। तो अब इस बात को समझने की जरूरत है और अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाना वाना नहीं है, हिंदू मुसलमान का मामला है। अच्छा, एक राष्ट्र एक कानून सुनने में कितना अच्छा लगा। अच्छा चलो अमल कैसे हो? एक जैसे लोग हैं पूरे भारत में। अरे कोई है कई हजार साल से अछूत है, कोई है कई हजार साल से शूद्र है, कोई है हजार साल से जंगल में रह रहा है, कोई अलग धर्म को मान रहा है, कोई अलग धर्म को मान रहा है, कोई अलग धर्म। तो सबके ऊपर एक चीज कैसे थोपो? संभव है? अच्छा ये संभव हो जाएगा तो OBC SC ST का रिजर्वेशन कैसे रहेगा? नहीं रहेगा। एक राष्ट्रीय कानून हो जाएगा तो नहीं रहेगा। तो हमको ये बात समझने की जरूरत है कि ये हिंदू मुसलमान के नाम पर UCC का मुद्दा भी इसीलिए उठाया है क्योंकि OBC के लिए कोई काम तो सरकार ने किया 9 साल तक। अब जब कोई काम नहीं किया तो हिंदू मुसलमान के नाम पर या तो वोट मिल जाए या तो भारत पाकिस्तान के नाम पर मिल जाए। अभी जयशंकर का शायद बयान आया कि कुछ हम पीओ को लेने वाले हैं उधर का, जो पाक अधिकारी जो कश्मीर है उसको हम अपने कब्जे में लेने वाले हैं। तो ये सब बयान क्यों दिए जा रहे हैं? इलेक्शन में 9 साल से तो नहीं ले रहे हो, आप क्यों ले रहे हो? आप ले तो अच्छी बात है मगर उसके नाम पर राजनीति मत करो। ये लोग चाहते हैं कि चुनाव या तो भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर हो जाए या तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर हो जाए, क्योंकि OBC के लिए कोई काम तो किया नहीं जो OBC वोट देगा। लेकिन OBC धर्म भक्त भी है और राष्ट्र भक्त भी है। अगर इसके नाम पर मामला करा दिया जाएगा तो OBC का सपोर्ट मिल सकता है। तो ये एक साजिश चल। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को एक बार पूछा गया कि क्या आप रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है आपकी पार्टी? कहा आप रिजर्वेशन खत्म नहीं करना चाहते, हम रिजर्वेशन को ऐसी स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं जहां रिजर्वेशन का होना और ना होना दोनों बराबर। आज किस स्थिति में पहुंच रहा, इसी स्थिति में ना पहुंच रहा। उसी का ये उदाहरण है जो ये उत्तर काशी का जो मामला है। अच्छा ये बताइए, जाति बदलती है? जाति बदली जा सकती है, धर्म तो बदला जा सकता है, जाति बदलने का कोई उपाय नहीं है। दूसरा, जो गुजर मुसलमान हो गए वो गुजर ही है ना, जो जाट मुसलमान हो गए वो भी गुजर ही है, जो तेली मुसलमान हो गए वो भी तेली ही है, जो नाई मुसलमान हो गए वो भी ज्यादा हजाम हो गए नाई ही। तो जाति तो बदली नहीं जा सकती। लेकिन उत्तराखंड में जाति सर्टिफिकेट भी बार बार बनाने के नाम पर परेशान किया गया क्योंकि उत्तराखंड में OBC में जाति और भी कम है। उत्तर प्रदेश में तो थोड़ा है भी, उत्तराखंड में और भी कम है और इसकी वजह से यहाँ शोषण ज्यादा। अब जैसे ये क्षेत्र ही पिछड़ा क्षेत्र घोषित है, अब यहाँ एक और ये नया मामला उत्तराखंड में। क्या नया मामला है? नहीं, ये पूरा क्षेत्र बैकवर्ड, ये पूरा क्षेत्र से ऐसे कैसे, ऐसे कैसे क्षेत्र के हिसाब से होगा क्या? क्षेत्र के हिसाब से नहीं है, कास्ट के हिसाब से। OBC SC ST की जो कैटेगरी बनी है
वो कास्ट के हिसाब से है, क्षेत्र के हिसाब से नहीं है। उस क्षेत्र में पंडित रहेगा तो भी पिछड़े का आरक्षण देगा, फिर आदिवासी क्षेत्र में पंडित रहेगा तो आदिवासी का फायदा लेगा। ये सही नहीं है, ये गलत है। और अगर ये गलत है तो इसके खिलाफ में अगर उत्तराखंड के अंदर ओबीसी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा खड़ा होता है आने वाले समय में, तो इसको लेकर हम लोग आंदोलन भी करने का काम करेंगे और उत्तराखंड में ओबीसी को सेपरेट आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए भी लड़ाई हम लोग करने का काम करेंगे। अभी जो देश की परिस्थितियां हैं, एक एक चीज बेची, भारत के अंदर भारत रहेगा ऐसा शायद खोजना पड़ सकता है। तो जब भारत के अंदर भारत ही नहीं रहेगा तो आरक्षण का है, सब सरकारी खत्म, आरक्षण कागज। तो ये सारा चल रहा है, इस सबसे निपटने का एक ही तरीका है कि देश में जन आंदोलन खड़ा किया जाए और ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को साथ में लेकर के खड़ा किया जाए। क्योंकि आज ईवीएम आ गया, अभी तक तो हम एक इलेक्शन तक ही सोचते थे। ईवीएम के पहले हम लोग सोचते थे कि इलेक्शन से आर पार किया जा सकता। अब ईवीएम आ गया, अब ईवीएम है तो इलेक्शन से कैसे आर पार करो? आप वोट किसी को दोगे, वोट किसी को जाए। ये हम लोगों के हाथ में बटेर लग गई तभी तो इतने फड़फड़ा रहे हैं, ईवीएम की वजह से फड़फड़ा। तो अब अगर ईवीएम का भी बंदोबस्त करना है तब स्वस्थ लोकतंत्र भारत में स्थापित हो पाएगा। तो अगर ईवीएम का बंदोबस्त करना है तो उसके लिए जन आंदोलन तैयार करना पड़ेगा, और जन आंदोलन तैयार होगा तो चुनाव आयोग को भी घेरा जा सकता है, पार्लियामेंट को भी घेरा जा सकता है, और ये कहा जा सकता है बैलेट पेपर से स्वतंत्र चुनाव कराओ, नहीं तो चुनाव नहीं, सीधा सा कहा। और उसके लिए करोड़ों लोगों को मैदान में उतारा जा सकता है। तो अगर हम लोग इस आंदोलन को जन आंदोलन को मजबूत करते हैं तो आने वाले समय में ये लड़ाई लड़ना हो। और अगर नहीं करते, जो वो लोग चाहते हैं वो कर लें। इसलिए करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देश में ये कमी थी कि ओबीसी का कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं था। उस कमी की भरपाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से करने की कोशिश जारी है। काफी हद तक हम लोग इसमें कामयाब हो रहे हैं। अभी इस साल 17-18 राज्यों में हम लोग राज्य सम्मेलन कर रहे हैं, और राष्ट्रीय सम्मेलन भी 5 नवंबर को लखनऊ में करने हैं। तो उसका निमंत्रण आज से ही आप लोगों को दें, क्योंकि देश भर के लोग उसमें डेलीगेट आए। और इसके साथ ही साथ अभी जो ये महिला आरक्षण बिल आया, इसमें एक तो ओबीसी का कोटा नहीं, दूसरा केवल महिला आरक्षण लागू होने से महिलाओं में तो भेद नहीं पैदा होगा। क्यों नहीं पैदा होगा? शेड्यूल कास्ट में तो पहले आरक्षण, शेड्यूल ट्राइब में पहले, वो सबसे पहले पूर्ण का रिजर्वेशन प्रमोशन बिल फाड़ दिया, नहीं फाड़े क्या? फाड़े। एससी एसटी पर इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, शेड्यूल कास्ट का सांसद विधायक बोलता नहीं है शेड्यूल ट्राइब। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ज्वाइंट इलेक्टोरेट से चुनता है। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी का जब समझौता हुआ था पूना पैक्ट, तो इसी बात का विवाद था। अंग्रेजों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आए थे, और गांधी जी ने अनशन करके उसको ज्वाइंट इलेक्टोरेट में कन्वर्ट करवा दिया पूना पैक्ट के तहत। और इसकी वजह से बाबा साहब को दुखी होकर कहना पड़ा कि इससे टूल स्टूल एजेंट पैदा होंगे, लीडर नहीं पैदा होंगे, टूल स्टूल एजेंट पैदा होंगे बाबा साहब ने। और कहा इनको जम्हाई ना आए कि मुंह ना खोले मालिक की मर्जी के बगैर। तो आज पार्लियामेंट में जो है वो क्या करें? पार्टी मुखिया की मर्जी के बगैर मुंह नहीं खोल सकते, कितना भी अन्याय हो, बल्कि अन्याय करने वालों की तरफ से बात करते हैं। ये ज्वाइंट प्रोक्रिएट का मतलब वो पार्टियों के गुलाम हो गए। अगर इसी प्रकार का महिला आरक्षण हो गया तो महिलाएं कौन सी आजाद रहेगी, और महिलाओं को कौन सा प्रतिनिधित्व मिल जाएगा?
तो महिला आरक्षण में एक काम तो ये किया जाए, संख्या के अनुपात में ओबीसी SC ST का कोटा निर्धारित किया जाए, एक बात। दूसरी बात, सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किया कि महिलाएं ही वोट देंगी, महिलाएं ही खड़ी होंगी और महिलाएं स्वतंत्र रहेंगी, तब स्वतंत्र चुन करके महिला जाएगी तो उसकी लड़ाई हो सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तीसरी बात क्या है कि जो SC ST का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, इसको भी सेपरेट इलेक्टोरेट किया जाना चाहिए, तब ये मामला। और चौथी बात क्या है, ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन पंचायतों तक है, उसके आगे है। पंचायत को कानून बनाने का अधिकार नहीं, हमको जुर्माना दे दिया, बजाते रहो पंचायत का आरक्षण। कानून तो विधानसभा और लोकसभा बनाती है, तो ओबीसी को संख्या के अनुपात में विधानसभा और लोकसभा में सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने अभी 3 चरण का आंदोलन घोषित किया। 30 सितंबर को हम लोग 31 राज्यों के 563 जिलों में ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भेजे गए हैं, 30 सितंबर। और फिर 7 अक्टूबर को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे हर जिला में, और फिर 17 अक्टूबर को रैली प्रदर्शन करके ज्ञापन भेजने का काम करेंगे। इसके बाद जरूरत पड़ी तो हर राज्य की राजधानी में महारैलियां करेंगे, और जरूरत पड़ी तो भारत भर में भी इसके लिए घोषित किया जाएगा। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा केवल कार्यक्रम नहीं ले रहा, एक साथ जागृत करने का काम, संगठित करने का काम, और संगठित करके सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम, ये सारा काम कर रहा है। और उसमें जो वामसेप संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा संगठन है, वो ओबीसी की इस लड़ाई में पूरी ताकत के साथ शामिल है। इसलिए आप लोगों से, जहाँ हमारा संगठन नहीं है वहाँ वामसेप का संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन है, वो हमारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ताकि ये संगठन जब बढ़ेगा राष्ट्रीय स्तर पर, तभी ओबीसी की लड़ाई मजबूत होगी। बगैर संगठन के आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में आप लोग तन मन से सहयोग करेंगे, तन मन धन से, और हर जिले में उत्तराखंड में यूनिट खड़ा करने का काम करेंगे। हर तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव तक यूनिट खड़ा करने का काम करेंगे। इस आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप लोग सुने इसके लिए धन्यवाद। चूंकि कोई भी आंदोलन के लिए पैसे करने होता है, तो हमने बाजपुर से, बाजपुर के आसपास जिलों से कुछ हमने धनराशि इकट्ठी किया है।